हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में जानकारी दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको एक सूची दिखाई है कि आप इसमें किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। एनसीएफ 2005 है क्या, इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, इसके प्रमुख अंग क्या हैं, इसके उद्देश्य, विभिन्न जो विषय के क्षेत्र हैं उसमें आप सुझाव क्या दे सकते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, इवन इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 है क्या। बहुत बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो ये एनसीएफ है वो इसका पूरा नाम क्या है। तो एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब एनसीएफ 2005 भारत में लागू कब किया गया या फिर कब प्रकाशित किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया। चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। इसका निर्माण किसने किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया है। बहुत बार क्वेश्चंस यही बन के आता है कि किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ लाया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह लाया गया है। क्या लाया गया है। एनसीएफ 2005। यह पाठ्यचर्या जो है भारत के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें 5 अध्याय हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ में कितने अध्याय हैं। तो एनसीएफ में 5 अध्याय हैं और इस रूपरेखा में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के पाठ्यचर्या को प्रस्तुत किया गया है और इसमें जो है वह क्लास 1 से लेकर 12 तक के विषयों को बताया गया है। एनसीएफ 2005 का अनुदान जो है अनुवाद किया गया है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है जिसमें सभी भाषाओं में किया गया है। इवन यह भी है कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भाषाएं दी गई हैं। तो एनसीएफ केवल हिंदी में नहीं है, यह विभिन्न भाषाओं में भी है। इसके अलावा बहुत बार यह भी क्वेश्चन आता है कि जो यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है अर्थात एनसीएफ 2005 जो है वह किस निबंध से लिया गया है। तो यह लिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से, सभ्यता और प्रगति से। अब इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, या कह सकते हैं कि एनसीएफ का एक सूत्र भी है और यह सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये जो है दिया किसने है, प्रोफेसर यशपाल ने दिया है। और इसके प्रमुख सिद्धांत हैं कि जो शिक्षा है उस शिक्षा को केवल विद्यालय तक ही नहीं सीमित रखना, विद्यालय के बाहर अर्थात उसे किताबी ज्ञान से बाहरी ज्ञान को जोड़कर बताया जाए जिससे बच्चे जल्दी सीख सके। तो इसका पहला नियम यह है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। बच्चे को एक रट्टू तोता मत बनाइए कि उसने आज परीक्षा पास कर ली, हो गया। उससे व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए जिससे वह आगे आने वाले भविष्य में उसको प्रयोग कर सके। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है वह पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित ना रहे, या नहीं कि बच्चे को सिर्फ दिन भर पढ़ा रहे हैं, बस्ता भर के आपने उसको बुक्स दे दी हैं और बस वह बच्चा दिन भर उन्हीं बुक्स में ही उलझा पड़ा है। इसके अलावा वह कुछ नया नहीं सीखता, ना वो कोई खेलकूद में इंटरेस्ट ले रहा है, ना कभी नाटक, संगीत, ना वाद विवाद, ऐसी किसी क्रियाकलाप में वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है क्योंकि उसके ऊपर इतना बर्डन है। तो इसके अलावा भी विद्यालय में खेलकूद होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, वाद विवाद, ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। अब कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए और उसे लचीला बनाया जाए। जितना हो सके पढ़ाई एकदम सरल तरीके से होनी चाहिए, इवन लचीली प्रकार से होनी चाहिए। 5वां पॉइंट यह है कि प्राथमिक स्तर पर किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी बच्चे को वह उस क्लास में है अगर, तो उसे आप फेल नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख अंग के बारे में। तो पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना व ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, चौथा है विद्यालय और कक्षा का वातावरण और 5वां है व्यवस्थित सुधार।
यह जो है वह एनसीएफ के 5 अंग हैं जिसको आपको याद करना है। अब एनसीएफ के मुख्य जो है वह उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के रूप में, अर्थात सीखना जो है वो वर्डन नहीं होना चाहिए, उसका जो सीखना है वह बाहरी ज्ञान से ऐड ऑन होना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सम्मान की भावना को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए, समाज में अहिंसा और एकता की भावना को विकसित किया जाए, अर्थात एकता के भाव को रखा जाए। अब नेक्स्ट है बाल केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना। 14 साल तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन और अवधारणा को बढ़ाना। सामाजिक संदर्भ में एनसीएफ 2005 ने निश्चित किया है कि जाति, पंथ, धर्म, लिंग को किनारे करते हुए निरपेक्षता पूर्वक सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए। इवन कहने का मतलब यह है कि जाति, धर्म, इन सब चीज़ों को आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ यह बताना है कि सभी धर्म और सभी जाति के लोगों के लिए एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षण अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, बाल केंद्रित ना कि शिक्षक केंद्रित। इस प्रकार की सामग्री हो, इस प्रकार की विषय वस्तु या कह सकते हैं इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो जिसमें बच्चे का मन लगे पढ़ाई में। इसके अलावा बहुत सारे आयाम दिए गए हैं कि शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, अर्थात जो पढ़ाया जा रहा है वह बच्चे के भविष्य में किस प्रकार से उसको प्रेरित करेगा। बच्चे का सामाजिक परिप्रेक्ष्य करना चाहिए, ज्ञान की प्रवृत्ति, मानव विकास की प्रवृत्ति, मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया। बहुत बार यह भी देखा गया है कि कुछ कक्षा में बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो कमज़ोर बच्चे उन बच्चों के आगे अपने प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते, लेकिन टीचर का यह काम होना चाहिए कि वह उन बच्चों पर भी ध्यान दे जो सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, शायद वो पूछ नहीं पा रहे हैं, तो यह काम शिक्षक का होना चाहिए और उन बच्चों के लिए उनको अलग से कक्षाएं भी देनी चाहिए। अब बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, तो उनको ऐसे क्रियाकलाप भी दीजिए जिससे वो उसमें बिजी रहें और उस टाइम पे आप अन्य बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। अब इसमें जो है एनसीएफ 2005 ने जो है वह शिक्षक ने बताया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा पढ़ानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया जाए, चाहे वह गणित हो, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह कला हो या फिर कोई भी अन्य विषय, अगर आप उसे पढ़ाते हैं मातृभाषा में तो बच्चा सबसे पहले सीखता है। उच्च स्तर में भी आपको उनकी भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, यह सब चीज़ें उनकी मातृभाषा में ही पढ़ानी चाहिए, जिससे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और बच्चा विद्यालय आने से डरेगा भी नहीं। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 को सुझाव क्या देने चाहिए कि विद्यालय में शुद्ध पानी की उपलब्धता हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि विद्यालय तो बन गए हैं लेकिन वहाँ पर नल ही नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शौचालय बना हुआ है लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ है, वो टीचर्स यूज करते हैं, बच्चे नहीं यूज़ कर पाते। तो पानी शुद्ध हो, शौचालय की व्यवस्था हो, लिखने पढ़ने के लिए किताबें हो। गवर्नमेंट स्कूलों का यही तो एक प्रॉब्लम है, वहाँ पैसा बहुत आता है लेकिन वह पैसा किस काम के लिए यूज़ होता है वही नहीं पता है। बच्चों के पास ना टाट पट्टी होती है, ना इवन कोई बुक्स होती हैं, ना वहाँ पर चौक होती है, सारी चीज़ें जो हैं वह अवेलेबल ही नहीं होती हैं। इवन अगर फर्नीचर भी हैं तो फर्नीचर इस प्रकार का होता है जिसमें बालक बैठ ही नहीं सकता है। वो फर्नीचर 10 साल पहले बनाया गया था, वह अभी भी चल रहा होता है वहाँ पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम जो है वह मातृभाषा होना चाहिए। बस्ते के बोझ को कम किया जाए क्योंकि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बहुत बार यह देखा गया है कि बच्चे को 10-12 बुक्स थमा दी गई हैं, अब बच्चा दिन भर उन्हीं बुक्स को देख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, बट उसको कुछ याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टीचर ने कहा था ये पढ़ के आना, उस टीचर ने कहा था ये पढ़ के आना, इस टीचर ने कहा था ये पढ़ के, बच्चा उसी में घूम रहा है, उसको एक भी चीज़ें याद नहीं हुई। आप बच्चे को पढ़ाइए, थोड़ा पढ़ाइए बट अच्छा पढ़ाइए। इसके अलावा समय सारणी ऐसी हो जिसमें छात्रों को पर्याप्त अवकाश और खेलने का समय दिया जाए। अब इतना छोटा बच्चा है, आप उसके ऊपर एकदम से वर्डन डाल देंगे, ना खेलने को देंगे, ना उसको छुट्टियां मिलेंगी। छुट्टियां भी होती हैं तो पेरेंट्स घर में ट्यूशन्स एंड ऑल दैट ये भी डाल देते हैं। तो बच्चे को अगर आप छोटे में टाइम नहीं देंगे तो ना उनका ग्रोथ हो पाएगा, ना उनका मानसिक विकास हो पाएगा, ना उनका शारीरिक विकास हो पाएगा। यह सारी प्रॉब्लम्स जो भी अभी आप बचपन में डाल देंगे तो वो बड़े होंगे कैसे, इवन उनका जो मस्तिष्क है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा।
अवकाश मिलेगा तब वह फैमिली के साथ बाहर घूमने जाएगा, और घूमने से सिर्फ वह घूमने तक ही सीमित नहीं होता, वह बाहर जाता है तो रोज एक नए प्रकार की चीज़ों को भी सीखता है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण हो, उनकी सफाई का भी ध्यान रखा जाए, या तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्राथमिक विद्यालय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि शौचालय हैं जरूर बट उसमें लॉक लगा हुआ है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट है बालक की शिक्षा मूल्यों का उपदेश देकर ही नहीं बल्कि शिक्षा का अच्छा वातावरण भी उपलब्ध कराया जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स प्रॉपर वे में क्लास लेते ही नहीं है। अब उनका मन हुआ तो आज स्कूल आए और उनका मन हुआ तो स्कूल नहीं आए, बच्चे अपने आप से पढ़े और इसके बाद खाना खाया और फिर घर निकल गए। नेक्स्ट है सूचना को ज्ञान ना माना जाए। शिक्षण सूत्रों का शिक्षक द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। शिक्षण सूत्र इसीलिए होते हैं कि आप बच्चों के ऑब्जॉर्व कर पाएँ कि बच्चे को पहले कौन सा नियम पढ़ाना है, किस नियम के अकॉर्डिंग वहाँ पर पढ़ाना है, या भी शिक्षक को आना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए, या भी होना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी की परिभाषा या लोगों की विद्यार्थी की धारणा में बदलाव किया जाए, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षा के समान प्रस्तुत करे। बालकों की पाठ्यचर्या का निर्माण बालक के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर किया जाए। विद्यालय में समावेशी शिक्षा को अपनाया जाए, अर्थात अगर कोई ऐसा बालक है जो शारीरिक रूप से कमजोर है या मानसिक रूप से कमजोर है तो उसको उसके उस कमजोरी के नाम के अकॉर्डिंग ना बुलाया जाए, बल्कि उसे उसके खुद के नाम से बुलाया जाए और उसको प्रेरित किया जाए। सपोज एक खेल का मैदान है और एक राम नाम का लड़का है जो शारीरिक रूप से विकलांग है, आप एक शिक्षक के रूप में वहाँ पर हैं, तो आप अगर यह कहेंगे कि राम यह खेल आपके लिए नहीं है तो उससे क्या होगा, उसका जो मानसिक कहते हैं ना वो करना चाहता भी होगा तब भी वह उस चीज़ को नहीं करेगा। इसकी जगह पे अगर आप उससे यह कहेंगे कि नहीं राम तुम इसको कर सकते हो और तुम इसको बेटर करोगे, तब वो अंदर से प्रेरित होगा और उसके लिए करेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वह सीटेट एग्जाम्स में आए हुए हैं, इवन यूपी टेट में भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो यह भी समावेशी शिक्षा को भी ध्यान रखकर ही शिक्षा व्यवस्था को बनाई जाए। मानसिक स्तर की योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। अब आप देख रहे हैं कि क्लास जो है वह प्राथमिक स्तर की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वह पाठ्यक्रम का निर्माण करें। शारीरिक दंड, मारना पीटना या ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे इतने छोटे होते हैं, अगर आप उन्हें शारीरिक दंड देंगे तो वह विद्यालय आने से भी कतराएंगे, इवन उस टीचर को देखकर वह भाग जाएंगे, टीचर्स को ही नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो यह भी नहीं होना चाहिए। कल्पना और मौलिक लेखन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। कभी कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कोने में जाके बैठ जाते हैं, अब वो कहते हैं कि मुझे ये पढ़ना नहीं, तो आप उनको उनके अकॉर्डिंग समझाइए। अगर उनको लगता है कि वो यह चीज़ नहीं करना चाहते तो आप उन्हें बोलिए कि तुम्हारे मन में जो चीज़ें आ रही हैं आप उनको लिखिए, तो यह कल्पना को प्रेरित करेगा और वह जो बच्चा है वो शिक्षक को समझेगा कि शिक्षक मेरी बात को समझ रहा है, तो वह उसके लिए प्रेरित करे होगा। अब व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को भी महत्व दिया जाए। आज के टाइम पर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो आप बुक्स के अलावा भी आप ऐसी चीज़ें भी सिखा सकते हैं। अगर उनका उस बहुत से बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बिजनेस करना चाहते हैं या उनके माइंड में कुछ और चलता है, तो उसके लिए भी शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए। नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, इनोवेशंस करने चाहिए। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग विज्ञान की प्रदर्शनी लगाइए। बहुत से बच्चे होते हैं डिबेट्स करना बहुत पसंद करते हैं, वाद विवाद, वैसे योजनाएं करानी चाहिए, ऐसे क्रियाकलापों को कराते रहना चाहिए। एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, स्काउट गाइड जैसे भी प्रोग्राम्स जो हैं वो विद्यालय में होने चाहिए। अब समावेशी शिक्षा में वही बात हो गई कि उदाहरण के लिए विद्यार्थी जिसमें सुनने की असमर्थताएं हैं, वह सुन नहीं सकता है, कोई ऐसा बालक जो है वह कक्षा में है वह सुन नहीं सकता, तो उसको ये लगेगा कि सब बालक सुन ले रहे हैं इसलिए मैडम उस अकॉर्डिंग पढ़ा रही हैं या सर उस अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें साइन लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बताइए जिससे कि वह बच्चा भी समझ सके। नेक्स्ट है विद्यार्थी और विद्यार्थियों का समूह अपंग है। ऐसे बहुत से होते हैं ना, जो बहुत सारे बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम उनको होती है, अगर उनका कोई सहयोग नहीं करता तो उनके मन में जो है वह कुंठा की भावना आ जाती है, जिससे कि वह सामाजिक वातावरण के साथ समावेशित नहीं कर पाते, अर्थात वह किसी बच्चे से दूसरे बच्चे से बात नहीं कर पाते जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। उनको यह लगता है कि शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वह अपनी बातों को भी ना तो शिक्षक से शेयर कर पाते हैं और ना घर में अपने पेरेंट्स से। तो ऐसा ना हो, उनके बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद या किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, इसके लिए शिक्षा में समावेशीकरण का होना बहुत ज़रूरी है।
अब एनसीएफ 2005 की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? वर्तमान समय में यौन शिक्षा की आवश्यकता है, जैसे कि स्वास्थ्य, एड्स, ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो गया कि जैसे बच्चे बच्चे बड़े हों तो उनको यह भी जानकारी दी जाए। शिक्षक संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि पाठ्यचर्या की अपेक्षा जब शिक्षक की संख्या भी कम होती है तब भी पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। बहुत बार यह देखा गया है कि बच्चों में अगर स्कूल में जो है वह जो संख्या है वह 100 के ऊपर है विद्यालय में, लेकिन फिर भी शिक्षक वहाँ पर एक शिक्षक है, एक प्रधानाध्यापक है। प्रधानाध्यापक बहुत कम ही जो है वो पढ़ाने के लिए आता है, तो एक शिक्षक किस प्रकार से मैनेज करेगा, यह भी है। भाषा की समस्या होती है। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर ऐसा है कि वहाँ आपका सपोज आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपका जो ट्रांसफ़र हो गया असम में, अब वहाँ पे असमिया बोली जा रही है। इसके अलावा बहुत से बच्चे हैं जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है उनके पेरेंट्स का, तो वह बच्चे भी वहीं पर एडमिशन ले लेते हैं। तो बहुत बार भाषा की भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पाठ्यचर्या है तो वह पाठ्यक्रम सही प्रकार से नहीं प्रॉब्लम कर पाता। इसके अलावा विचारों की समस्या, बहुत बार बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सिमिलर थिंकिंग रखते ही नहीं हैं। व्यक्तियों की सोच और विचारों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो यह भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम लोग जो एनसीएफ हम लोगों ने पढ़ा है एनसीएफ 2005, उसका सारांश या उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि जिसमें शिक्षक के विशेष चरणों पर शिक्षा के लक्ष्य, विषय वस्तु और उनके विस्तार को सीखने सिखाने के लिए विद्यार्थियों के लिए संकेत आदि शामिल किए गए हैं। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय हैं और रूपरेखा जो है वह कक्षा 1 से 12 तक प्रस्तुत की गई है। इसमें निम्न स्तरों पर कैसे पढ़ाया जाए और किन विषय में तैयारी की जाए, कंप्यूटर ज्ञान कैसा हो, गणित का ज्ञान कैसा हो, विभिन्न स्तर पर शिक्षण कैसा किया जाए। एनसीएफ में 2005 ने यही बताया है कि कैसे आपको शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत करना है। अर्थात जो यह दस्तावेज है 86 पृष्ठों का, 86 पृष्ठों का, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास से बताया गया है कि सभ्यता और प्रगति जब मैं एक बच्चा था उससे लिया गया है। तो उसमें यह बताया गया है कि बच्चे को आप किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, उनकी जो पढ़ाई है उसे कैसे आप रटंत्र प्रणाली से दूर कर सकते हैं, कक्षा के ज्ञान को कैसे बाहरी ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं, कक्षा में सिर्फ बोझ को ही नहीं, बस्ते के बोझ को ही नहीं ऐड ऑन करना है, उसमें आप खेलकूद, नाटक, संगीत, वाद विवाद, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। परीक्षा को सरल प्रकार से रखनी है, उसको लचीला बनाना है, और इसके अलावा कक्षा की गतिविधि को व बाहरी ज्ञान के साथ जोड़ना है। किसी भी प्राथमिक स्तर के बच्चे को आप उसको अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते, आप उसको फेल भी नहीं कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताया जिसमें मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।